मैंने एक वीडियो में बोला था कि हर तरफ से हमारी फील्डिंग सेट होती हुई दिख रही है। गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है, इस साल बारिश भी कम हो सकती है। उस नारंगी आदमी ने ईरान में लड़ाई करवा रखी है तो हमारे फर्टिलाइजर की सप्लाई भी खतरे में है। और इसके साथ साथ मोदी जी ऐसी बातें कर रहे हैं कि अपना अपना देख लो ब्रो। ये वीडियो उसके आगे की बात है और यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में फोकस करेंगे लास्ट वाली लाइन पे। पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है। न्यूज या सोशल मीडिया को खोलो तो देख के लगता है कि हम सब कलेक्टिवली किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। हर तरफ से साइंस दिखने लगे और ये साइन इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि इनको इग्नोर करना अब थोड़ा मुश्किल हो गया है। मोदी जी वर्क फ्रॉम होम प्रमोट कर रहे हैं, फॉरेन ट्रिप पे जाने से मना कर रहे हैं, सोना खरीदने से मना कर रहे हैं। वो तो और बातें बोलने वाले थे लेकिन तब तक उनकी फ्लाइट का टाइम हो गया। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। लेकिन लोग भी अब हर जगह बचत करने की बातें करने लगे। 2 हफ्ते में पेट्रोल डीजल के दाम 4 बार बढ़ चुके हैं। अभी तो कुकिंग गैस वाले सिलेंडर के दाम 29 रुपए बढ़ गए और जब तक ये वीडियो मैं रिलीज करूंगा क्या पता तब तक 2-4 दाम और बढ़ चुके हैं। अपने लोकल मार्केट में जाके आप देखना चीजें सडनली थोड़ी ज्यादा महंगी होने लगी क्योंकि आती तो सारी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों में ही लद के हैं। वैसे ही पोर्टफोलियो सबके लाल हुए पड़े। मार्केट इतना वॉलेटाइल बन चुका है कि 30 मिनट के अंदर 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर ऐसे ही हवा हो जा रहे हैं। रुपए का भी बस शतक लगने ही वाला है। ले ऑफ पे ले ऑफ हो रहे हैं, हायरिंग कम होती जा रही है और सैलरीज बिल्कुल स्टैग्नेंट हो चुकी है। इसीलिए आज के वीडियो में जरा इस पजल के सारे पीसेस को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं और सिर्फ फोकस करते हैं इकोनॉमी के ऊपर कि ऐसा क्या होने वाला है। क्या हमारी मार्केट एक क्रैश की तरफ बढ़ रही है? क्या सही में अगर ये हो जाता है तो हम आखिर कितना एक्सपोज्ड हैं और इससे कैसे पर्सनल लेवल पे खुद को बचा सकते हैं? आइए देखते हैं। इस सब के बीच में एक चीज है जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। जो लोग इस वक्त सही स्किल्स और पोजीशनिंग के साथ तैयार हैं, उनके लिए यही वक्त अपॉर्चुनिटी विंडो भी बन सकता है क्योंकि कंपनीज रिसेशन में भी हायर करती हैं। और इसी तैयारी में आपकी हेल्प कर सकते हैं हमारे आज के स्पॉन्सर स्केलर स्कूल ऑफ बिजनेस। भारत में बिजनेस एजुकेशन का मतलब रहा है केस स्टडीज का रट्टा मारो, MBA की डिग्री पकड़ो और फिर किसी कॉर्पोरेट में सेटल हो जाओ। ये मॉडल उस दुनिया के लिए था जहां AI नहीं था और जॉब मार्केट इतना अनप्रेडिक्टेबल नहीं था। स्केलर स्कूल ऑफ बिजनेस ने इसी सोच को बदल दिया है। ये बेंगलुरु में एक 18 महीने का फुल टाइम प्रोग्राम चलाते हैं जो बिजनेस और AI दोनों को साथ लेके चलता है। इसे डिजाइन किया है मैकेंजी और मेटा जैसी कंपनीज बिल्ड करने वाले इंडस्ट्री लीडर्स ने। यहाँ की फैकल्टी एक्चुअल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं। जैसे प्रोडक्ट पढ़ाते हैं रेजर पे के प्रोडक्ट डायरेक्टर कनिष्क मेहता और मार्केटिंग पढ़ाते हैं एपिगेमिया के एक्स चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। एक बात मुझे जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगी कि यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं होती है। 3 महीने के अंदर जीरो एंटरप्रेन्योरशिप बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स ने 10 रियल कंज्यूमर ब्रांड्स को बिल्ड किया है। मॉल एक्टिवेशंस में 15 लाख से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। लाइव AI प्रोडक्ट शिप करें जो रियल यूजर्स यूज कर रहे हैं। इनके हसल प्रोग्राम में स्टूडेंट्स कैंपस में ही रियल वर्ल्ड बिजनेसेस बनाने के लिए VC से फंडिंग लेते हैं। इस साल 8 टीम्स में से 6 को VC ने कैंपस में ही एक्चुअल प्री सीड की फंडिंग दी है। इनके फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स ऑलरेडी ब्लिंकिट, अर्बन कंपनी और द होल ट्रूथ जैसी कंपनीज में प्लेस्ड हैं। इनके थर्ड बैच के लिए एप्लीकेशंस ओपन है और प्रोग्राम 18 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप बिजनेस और AI के इंटरसेक्शन पर MBA एक्सप्लोर करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। 10 मई को मोदी जी ने हैदराबाद में एक स्पीच दी थी जिसके बाद देश भर में काफी बवाल हो गया था क्योंकि इस स्पीच को एक SOS मैसेज की तरह देखा गया था कि मोदी जी ने पैनिक बटन दबा दिया है। इस स्पीच में मोदी जी ने लोगों को 1 साल के लिए सोना खरीदने से मना किया था, फॉरेन ट्रिप पे जाने से मना किया था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वर्क फ्रॉम होम को अडॉप्ट करने के लिए कहा था ताकि फ्यूल कम खर्चा हो। इसके बाद पूरे देश भर से ऐसी तस्वीरें आने लगी। कोई CM एक कार लेके जा रहा है तो दूसरा वाला बाइक पे जा रहा है, तीसरा कह रहा है मैं तो पैदल ही चला जाऊंगा, कोई जज साइकिल चला के कोर्ट पहुंच रहा है। तमाम सरकारी ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस इन सब में नोटिफिकेशन लगा दी गई है क्योंकि फ्यूल क्राइसिस जेन्युइन है। पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 2 हफ्तों में 4 बार बढ़ चुके हैं और आगे भी और बढ़ने वाले हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन वाले खुद कह रहे हैं कि प्राइस हाइक इनएविटेबल है, मतलब इसको टाला नहीं जा सकता है। CNG की भी सेम सिचुएशन। अभी कुछ दिन पहले CNG पे 2 रुपए पर kg बढ़ाए गए थे और ये 11 दिन में चौथी बार बढ़ा था। कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम भी ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। घर में जो सिलेंडर आता है उसके भी दाम 29 रुपए से बढ़ा दिए गए। FMCG यानी कि साबुन, डिटर्जेंट, बिस्किट, पैकेज फूड आइटम, ये जो सारी चीजें इनके दाम ऑलरेडी 3 से लेके 5% तक बढ़ चुके हैं और उनको फर्दर और बढ़ाने की बात चल रही है। इसके अलावा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक जैसे टीवी, फ्रिज, फोन, AC वगैरह इन सब के भी जो दाम है वो बढ़ चुके हैं। जो लोग PC या लैपटॉप लेने की देख रहे थे उनको पता होगा कि रैम और GPU वगैरह में क्या क्राइसिस चल रही है AI की वजह से। 70,000 का लैपटॉप अब सीधा 1 लाख का मिल रहा है और ऐसे ही धीरे धीरे आम लोगों की रीच से चीजें बाहर जाते हुए दिख रही हैं और ये बात
काफी कंसर्निंग है। अगर आप रुपए की हालत देखो तो वो भी पतला होता जा रहा है। इसमें मैं क्या समझाऊं, सीएम मोदी आपको समझाएंगे। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? रुपए अब बस सेंचुरी मारने वाला है। पिछले 2-3 महीनों से लगातार नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आरबीआई भी लगातार फॉरेक्स रिजर्व को खर्च करके रुपए को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका कोई खास रिजल्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है। और इन सारी चीजों में लगी हुई आग की चिंगारी उस नारंगी आदमी ने लगाई थी ईरान में बम मार के। और ये आदमी रोज सुबह उठ के कुछ बहकी बहकी सी बातें पोस्ट कर देता है। उधर रशिया यूक्रेन वाली आग भी फिर से भड़क गई है। यूक्रेन रशिया पे ड्रोन मार रहा है और रशिया ओशनिंग मिसाइल से जवाब दे रहा है। और अभी सिचुएशन जैसी बनी है, लगता नहीं कि मामला अभी और आगे ठीक होने वाला है। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्रूड ऑयल, एलपीजी, फर्टिलाइजर, इन सब के लिए इन्हीं लोगों पे डिपेंडेंट है जिनके घर में आग लगी है। तो ये इशू आगे और ज्यादा खराब हो सकता है। और इन सब के साथ आ रहा है जॉब्स का इशू। खर्चे बढ़ने के साथ साथ अगर इनकम भी बढ़ती रहे तो दिक्कत कम होती है, लेकिन भारत में अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा है। लोगों की इनकम स्टैग्नेंट है या तो कम होती जा रही है। ऊपर से जॉब मार्केट में एक अलग क्राइसिस चल रही है। एक टाइम था जब किसी कंपनी में ले ऑफ हो जाए तो उसमें हेडलाइंस बनती थी, लोग सोशल मीडिया पे डिस्कस करते थे कि अरे इतने सारे लोग कैसे फायर हो गए। ले ऑफ्स के अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट तक कर देते थे, लेकिन अब रोज सुबह उठ के आप देखते हो कि किसी ने 10,000 बंदे निकाल दिए, किसी ने 30,000 बंदे निकाल दिए। और अब ये शॉकिंग लगना बंद हो गया है। आप खुद याद करके देखो, पिछले 12-15 महीनों में आपने कितनी बार सुना होगा कि कितनी कितनी कंपनियों में मेजर ले ऑफ हो चुके हैं। हालत ऐसी है कि अब लोगों ने मान ही लिया है कि भाई कुछ भी कहो ये तो हो के रहेगा। और ये सब हो रहा है क्योंकि कंपनियां एआई पे बहुत खर्चा कर रही हैं। उनको आरओआई दिख नहीं रहा है तो बंदे फायर करके आरओआई निकालने की कोशिश कर रही हैं। और अगर एआई बढ़ता गया तो जो बंदे अभी जॉब में बचे हैं उनको भी धीरे धीरे रिप्लेस किया जाएगा। और सरकारी जॉब की क्या हालत है तो सबको पता है। रेलवे, डिफेंस, स्कूल, कॉलेज, हर जगह वैकेंसी पेंडिंग है। या तो एग्जाम होते नहीं है और अगर हो जाए तो उसमें पेपर लीक हो जा रहा है। एग्जाम हो गया तो रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आ गया तो ज्वाइनिंग अटक जाती है। मार्केट में जॉब्स की ऐसी हालत हर एक सेक्टर पे हिट करती है। मान लो किसी की नौकरी अगर चली जाए या सैलरी स्टैग्नेंट हो जाए पर खर्चे बढ़ते जाएं तो क्या होगा? वो स्विगी, जोमेटो पे ऑर्डर करना कम कर देगा, डिलीवरी बॉय की इनकम गिर जाएगी। वो उबर कम बुक करेगा तो ड्राइवर की कमाई कम होगी। वो नई कार नहीं लेगा, शॉपिंग कम करेगा, दोस्तों के साथ बाहर डिनर करने कम जाएगा। और लाखों लोग इसी साइकिल में अगर फंसे हो तो एक चेन रिएक्शन की तरह होती है जो हर एक सेक्टर पे अपना इंपैक्ट दिखाना शुरू कर देती है, जिससे इवेंचुअली जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो घटती है और देश की इकोनॉमी पे दबाव पड़ता है। और ये चीज ऑलरेडी हमारे देश में दिखना शुरू हो गई है। आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा नंबर बताता हूं। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में लगातार कम होता जा रहा है। यानी कि जो बाहर का आदमी है वो भारत में पैसा डालने से हाथ अपना पीछे खींच रहा है। इनफैक्ट पिछले 5 महीनों में जितना पैसा एफडीआई के रूप में भारत के मार्केट में आया है उससे ज्यादा निकल गया है। खुद पीएम मोदी के फॉर्मर इकोनॉमिक एडवाइजर्स आके बोल रहे हैं कि भारत के अंदर इस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट का माहौल बना हुआ है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को भारत की इकोनॉमी पे अब उतना भरोसा नहीं रहा है जितना पहले था। और फॉरेन इन्वेस्टर्स का ये एग्जिट आपको स्टॉक मार्केट में साफ दिख जाता है, क्योंकि जब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकालता है तो मार्केट डगमगाने लगती है। और फिर रिटेल इन्वेस्टर यानी आप और मैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो एसआईपी करते हैं, उस पर भी इसका इंपैक्ट दिखने लगता है। पिछले कुछ महीनों का आप डेटा देख के देखो, रिकॉर्ड तोड़ रेट पे एसआईपी क्लोज हुई है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसमें शामिल होंगे। वैसे यहां सिर्फ बात भारत की नहीं है, लगभग पूरी दुनिया में यही चल रहा है। चाइनीज शेयर मार्केट में भी हमने रिसेंटली बैक टू बैक ब्लड बाथ देखा है। ट्रिलियंस ऑफ युआन एक एक दिन में गायब हुए हैं। सिमिलरली यूएस के अंदर भी रिसेशन की बातें चल रही हैं। यूरोप ऑलरेडी स्लो डाउन। अगर वहां पे डिमांड कम होगी तो जो हमारी कंपनियां वहां पर इंपोर्ट करती हैं, चाहे वो सामान इंपोर्ट करें या सर्विस इंपोर्ट करें, वो सब भी हर्ट होंगी। अब देखो, ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद फियर मॉन्गरिंग या डर फैलाना नहीं है। आप ऑलरेडी पैनिक में हो, ये मुझे पता है। कुछ चीजें जो मैं आजकल नोटिस कर पा रहा हूं, बस वही आपको बता रहा हूं ताकि जरूरत पड़ने पे आप अच्छी तरह से खुद को प्रिपेयर कर सको। यहां एक चीज मुझे मेंशन करनी चाहिए और वो ये है कि हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन इतनी बड़ी है कि बाहर से असर तो पड़ेगा, लेकिन इकोनॉमी एकदम से कोलैप्स हो जाए ये मैं नहीं मानता। आरबीआई के पास अभी भी अच्छा खासा फॉरेन रिजर्व पड़ा हुआ है। हमारी बैंकिंग सेक्टर की हालत पूरी दुनिया के बाकी देशों में काफी स्टेबल है। आईएमएफ ने 2026 में भी 6.5% जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन दिया है, जो हमारे अपने पर्सपेक्टिव से या गोल से काफी कम है,
लेकिन बाकी सारी मेजर इकोनॉमी से फिर भी हम काफी बेटर कर रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो ऑब्वियस साइन हमें दिख रहे हैं हम उनको इग्नोर करके आंखों में पट्टी बांध लें और बोले हे हम बन गए विश्व गुरु। इस समय मेरे ख्याल से सबसे जरूरी चीज है आपके पास इमरजेंसी सेविंग्स या फंड्स का होना। दूसरा यह है कि भैया बेकार की फालतू ईएमआई और लोन वगैरह लेना अवॉइड कर दो। बड़े खर्चे जिनकी जरूरत ना हो वो अभी तो बिल्कुल ही मत करो और थोड़ा नई चीजें सीखते रहो। स्पेशली एआई की जो स्किल्स है ये आपके लिए ज्यादा काम आने वाली है। जॉब का मार्केट भी थोड़ा सा खराब है तो अगर स्विच कर रहे हो तो ये देख लो कि जहां जाने की सोच रहे हो वो कंपनी कहीं ले ऑफ तो नहीं प्लान करने वाली है, क्योंकि गलत समय पे गलत डिसीजन लेना काफी कुछ बिगाड़ सकता है। अब देखो मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं जो गारंटी दे दूं कि क्रैश आएगा या नहीं आएगा, लेकिन सारे के सारे सिग्नल्स एक साथ एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं और ये चीज काफी कम होती है। लेकिन इस सिचुएशन में दो एक्सट्रीम्स आपके सामने आएंगे और दोनों से आपको बचना चाहिए। एक है टोटल इग्नोरेंस कि भैया सब ठीक चल रहा है, हम तो अमृत काल में पहुंच गए, हर जगह हमारा डंका बज रहा है, कुछ नहीं होगा। दूसरा एक्सट्रीम है टोटल डूम कि भाई अब तो सब खत्म हो जाएगा, दुकान बंद करके पहाड़ों पे जाने का टाइम आ गया है। ये भी गलत है क्योंकि भारत 1.4 बिलियन लोगों का देश है और हमारी इकोनॉमिक रेजिलियंस काफी अच्छी है। जो भी होगा इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में होगा और जो लोग इन दोनों के बीच में नेविगेट करने के लिए तैयार होंगे वो इस भवसागर को पार कर जाएंगे। बाकी स्केलर स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रोग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, अभी जाओ और चेकआउट करो। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा, स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।